अंतिम क्रियाक्रम दिल छू लेने वाली कहानी। अरे सरोज, गंगा जल कहाँ रखा है? सरोज की सास ने सरोज से पूछा। सरोज ने पुनः प्रश्न किया। क्यों माँ? अरे अब के लगता है अम्मा नहीं बचने वाली। गई रात कई बार सांस उखड़ी है अम्मा की। पहले कम से कम टट्टी पेशाब का निस्तार तो अम्मा खुद कर लेती थी, लेकिन 2-3 दिन से सब बिस्तर पर चल रहा है। सरोज का अगला प्रश्न था, माँ दादी की उम्र कितनी हो गई होगी? सासू माँ बोली, अब बूढ़े सियानों की क्या उम्र याद रहती है। 4-5 महीने पहले जब अम्मा बातचीत करती थी तब पूछा था मैंने, अम्मा कितने बरस की हो गई हो? तो अम्मा बोली थी, पूरे 12 फाग बीते थे तब तुम्हारे ससुर ब्याह के लाए थे। मुझे 17 की थी तब गंगा देवी सरोज के ससुर पैदा हुए। सरोज बोली, अम्मा जी बाबूजी भी तो गई शिवरात्रि के दूसरे दिन पूरे 76 साल के हो गए। इस हिसाब से अम्मा पूरे 92-93 साल की हुई। सरोज की सास ने हुंकार भरी। अरे सरोज, अभी दिन है, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती भी तोड़ के रख ले, फिर कल बुधवार है तो तुलसी का बिरवा स्पर्श नहीं कर पाएंगे, कौन जाने कब जरूरत पड़ जाए। ऐसा कहकर सर पर आंचल सवारती सुभाषिनी की सास रसोई की तरफ बढ़ गई। सरोज की सास का संशय सही निकला। सांझ ढले दिया लिसने के समय सरोज की दादी सास की सांस फिर उखड़ने लगी। पूर्व नियोजित योजना के तहत दादी के मुंह में तुलसी की पत्ती व गंगा जल चुआ दिया गया और जल्द ही सरोज की दादी सास की रेल के इंजन की तरह धड़ धड़ करती धड़कन ठंडी होकर मंद पड़ने लगी और कुछ देर बाद किसी पुरानी घड़ी के पेंडुलम की भांति थम गई। अम्मा चली गई। सरोज की सास की हल्की सी चीख निकली, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब शांत और संयत हो गए। सरोज की सास ने घर में सूतक लगने की घोषणा की। सास ने सरोज से कहा कि बड़े बक्सों में ताला डाल दे। सरोज, अगर उन बक्सों के कपड़े हमने छू लिए तो ऐसी ठंड में कौन धोएगा इतने कपड़े? तीसरे की सफाई में वैसे भी पूरा घर द्वार साफ करना पड़ेगा। सरोज की दादी सास का शव बिस्तर से उतारकर पार्थिव कर दिया गया। फर्श पर लेटे उनके शव से सिरहाने एक दिया बेमन से टिमटिमाने लगा। घर के बच्चे जो बूढ़ी दादी को सोया हुआ समझ रहे थे, कूद फांद करने लगे। घर के बड़ों ने उन्हें डांट डपट कर अंदर वाले कमरे में ठेल दिया। सरोज की सास सरोज को किए जाने वाले और न किए जाने वाले कामों की ताकीद करने लगी। मसलन 3 दिन सब्जी में हल्दी नहीं डालना है, भगवान को नहीं छूना है, वगैरह वगैरह। रात में अंतिम संस्कार का इंतजार करती मैयत ने घर वालों के रात का खाना बेमजा कर दिया। अगल बगल के लोगों को जब सिद्धेश्वरी के माँ के निधन का समाचार मिला तो शाल लपेटे कन टोपी लगाए कुछ लोग बाहर से ही हालचाल जानकर चले गए। इतनी ठंड में घर जाकर रात में नहाने की इच्छा किसी की नहीं थी। एक भले मानस पड़ोसी ने अपने नौकर के हाथ चाय बिस्किट भेज दिए थे, लेकिन सिर्फ चाय बिस्किट से क्या होता। सरोज और उसकी सास ने यथा योग्य रात के खाने का इंतजाम किया। सिद्धेश्वरी खाने के दौरान अपने दोनों बड़े लड़कों से 13वीं पर होने वाले खर्च, कैटरर वगैरह की बात करने लगे। रात का पहर जैसे तैसे सरक कर बीत ही गया। सुबह जब अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए महिलाओं और पुरुष का तांता लगने लगा तो सरोज की सास व सरोज को किंचित रोकर दिखाना पड़ा। समय पर आई मृत्यु दुख का कारण कभी नहीं होती है। सरोज की दादी, जो कि अपनी संपूर्ण उम्र को भोग कर मरी थी, कि मृत्यु दुख का कारण तो कतई नहीं थी। खानदान के बाकी लोगों को खबर कर दी है या नहीं? भीड़ में से एक महिला ने सरोज की सास से पूछा। सास का रोता हुआ प्रत्युत्तर था, दोनों देवरों को खबर कर दी है, पर इतनी दूर से आना मजाक है क्या? आने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तब तक मिट्टी ऐसे ही थोड़ी रखी रहेगी। महिलाओं के झुंड में से एक फुसफुसाहट उभरी। बाहर पुरुषों में से कुछ ने बांस की व्यवस्था की। जिस व्यक्ति को अंतिम क्रिया की पूजा पाठ के लिए लाने वाले सामान की सूची थमाई गई थी, वह पैसों के लिए सिद्धेश्वर प्रसाद को ढूंढने लगा। मखाने, रोली, चंदन, लकड़ी, फूलों की माला, सब कुछ कितना महंगा हो गया है। आजकल उक्त व्यक्ति ने सोचा। अंदर महिलाओं के समूह ने शव के अंतिम स्नान व प्रसाधन की बात उठाई। सरोज, जो रोज दादी के नहाने का पानी गर्म करती थी, उसने पुनः दादी के अंतिम स्नान के लिए नहाने का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। महिलाओं की भीड़ सिद्धेश्वरी जी की अम्मा के जीवन वृतांत पर चर्चा करने लगी। अंतिम संस्कार में एकत्रित हुई अधिकतर महिलाएं पड़ोसियों के अलावा एक ही जाति विशेष अथवा समाज विशेष की होती हैं। ऐसे में दुख प्रदर्शन के अलावा दबी छुपी आवाज में अन्य चर्चाएं भी सर उठने लगती हैं। मसलन किसके लड़के की कहाँ नौकरी लग गई और कौन सी अंतरजातीय विवाह की इच्छुक है फलाना फलाना। सरोज की चाची कई दिन से सरोज के दूर के रिश्ते की बुआ के लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता चलाने के मूड में थी।
आज सरोज की बुआ इस अवसर पर मिल गई थीं, अतः फर्श पर बैठी महिलाओं के समूह में आगे खिसकते खिसकते चाची सुहासिनी की बुआ के पास जा बैठी। फिर इधर उधर की चर्चा करते करते पूछ ही बैठी, नीरज आजकल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है या मेलबर्न में? सरोज की बुआ ने ठंड एवं गर्मोक्त जवाब दिया, मेलबर्न में। रवि की माँ अपने बेटे के इर्द गिर्द ऐसी भिनभिनाती मक्खियों से बहुत गर्व महसूस करती थी, लेकिन मौका ऐसा था कि ज्यादा विस्तार से बात नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अभी दस्तूर दादी की शव यात्रा के निभाए जाने थे। ऐसे में लाजमी था कि दादी विषयक अधिक से अधिक बातें की जाए। जीवन के निरंतर बीतने वाले दिवस भविष्य में स्मृतियों में रूपांतरित हो जाते हैं, लेकिन दादी के जीवन का लेखा जोखा निरंतर बढ़ती उम्र व बुढ़ापे के कारण विस्मृत हो धुंधला पड़ गया था। वैसे भी उनके जीवन में कोई असाधारण घटना घटी हो ऐसा किसी को याद नहीं था, लेकिन जन्म की तरह मृत्यु भी सदैव चर्चा का विषय रहती है। ऐसे में दादी की मृत्यु पर भी चर्चा आवश्यक थी, अतः सामान्य सी घटनाओं का भी सिलाई टांका महिलाओं ने मृतदेह विषयांतगत चर्चा जारी रखी। सामूहिक गहमा गहमी के दौरान बाहर पुरुषों का एक छोटा समूह शव यात्रा की तैयारी कर रहा था। कुछ ही देर में यथेष्ट तैयारी के पश्चात शांत पड़ चुकी मृतदेह को उसकी अंतिम यात्रा के लिए पूर्णतः तैयार कर लिया गया। थोड़े रवायत भरे रोने धोने व चिल्ला चोट के पश्चात दादी का शव सब सैया पर रख दिया गया। पीले फूलों की मालाओं के अर्पण के बाद महिलाओं ने दादी को अंतिम विदाई दी। राम नाम सत्य है कि उच्चारित शाश्वत शब्द ध्वनियों के बीच संभाव से पड़ा दादी का निश्चेत शरीर व्यक्तियों के चलने के कारण हल्का सा कांप जाता। कुछ ही देर में शव यात्रा अपने अंतिम प्रयाण स्थल पर पहुंच गई। शव के अग्नि संस्कार के लिए लकड़ी के गट्ठे का इंतजाम उस व्यक्ति ने पूर्व में ही कर लिया था, जिसे यह काम सौंपा गया था। शव की अंतिम क्रिया की पूर्व सूचना मुक्ति धाम वालों को दे दी गई थी, परंतु शायद कुछ कागजी कार्रवाई में विलंब था, अतः दादी का शव पेड़ के नीचे एक ओर रख दिया गया। बाकी के लोग वहीं कहीं सीमेंट की पड़ी बेंचों पर बैठे बैठे जरूरी फोन कॉल्स निपटाने लगे। कुछ ही देर के पश्चात मानव स्वर समूह की ध्वनि तीव्रता कुछ उग्र सी जान पड़ी। झगड़े की संभावना देख वो समूह जो सुस्त बेंचों पर बैठ गए थे उस ओर चल पड़े, जहां से तेज आवाजों का स्वर सुनाई दे रहा था। तेज गूंजते शब्द, निरंतर होती बहस। बहुत देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। अरे आपने ऐसे कैसे कर दिया? सिद्धेश्वर के बड़े बेटे का चीखता सा प्रश्न सामने वाले के समूह के किसी व्यक्ति से था। सामने वाले समूह का विनयात्मक प्रत्युत्तर था, भैया गलती हो गई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सिद्धेश्वर के बड़े लड़के ने पुनः रोष से कहा, अरे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हमारा काम तो बिगड़ गया। सामने वाले का जवाब था, आप चिंता ना करें, मैंने आदमी भेजा है, अभी आ जाएंगी लकड़ियां। सिद्धेश्वर के समूह में खड़े एक व्यक्ति जो अपनी 11 बजे होने वाली मीटिंग को लेकर जल्दी में थे, देर की संभावना को लेकर चिंतित हो उठे और खींचकर तेज स्वर में बोले, अरे कब आ जाएंगी लकड़ियां? आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है, बना बनाया काम बिगाड़ दिया आपने। अभी तक अनुनय विनय करते समूह के कुछ उग्र युवा इस तीखी टिप्पणी से बिगड़ गए और प्रत्युत्तर में वो भी आक्रामक तर्क वितर्क करने लगे। बढ़ती बढ़ती बात बहुत बढ़ गई। दरअसल लड़ाई की वजह अग्नि संस्कार में उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ियां थीं, जिन्हें सिद्धेश्वर के रिश्तेदार ने पूर्व नियोजित कार्य योजना के तहत पहले से ही बुलवा कर मुक्तिधाम स्थल पर रखवा दिया था। लेकिन गलती से उन लकड़ियों के ढेर का इस्तेमाल दादी की शव यात्रा पहुंचने से पहले ही किसी अन्य दाह संस्कार के उक्त समूह द्वारा कर लिया गया था। इस कारण से इस झगड़े की शुरुआत हुई। अतः झगड़े को निपटाने के उद्देश्य से दाह संस्कार कर चुके समूह के मुखिया ने वहीं मुक्तिधाम से लकड़ियों का ढेर खरीदा और सिद्धेश्वर जी के हवाले कर दिया। लकड़ी का गट्ठर मिलने के पश्चात उन लोगों ने चैन की सांस ली जो जल्दी में थे और जिनके काम अटके हुए थे। शीघ्र ही गहमा गहमी भरे विधि विधान के साथ दादी को अंतिम विदाई दी गई एवं उनका दाह संस्कार किया गया। इस तरह इस संपूर्ण अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने चैन की सांस ली, शायद जिसमें सबसे ज्यादा चैन की सांस मृत आत्मा द्वारा ली गई होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।